सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही आज राजस्थान में भी बीजेपी के पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक होनी है, जिसके बाद उम्मीद है कि आज मंगलवार 12 दिसंबर को राजस्थान को भी उसका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बता दें कि इससे पहले 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ और कल 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में हुई विधायक दलों की बैठक के बाद इन दोनों ही राज्यों को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। जहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कमान मोहन यादव को सौंपी गई है। अब ऐसे में दोनों ही राज्यों में नए चेहरों को सत्ता सौंपे जाने के बाद राजस्थान के दिग्गजों की नींद उड़ी हुई है कि क्या बीजेपी राजस्थान में भी पुराने चेहरों को रिप्लेस कर नया चेहरा लाने का एक्सपेरिमेंट कर सकती है। बता दें कि राजस्थान मुख्यमंत्री पद की रेस में जो चेहरे इस वक्त शामिल हैं, उनमें 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला और अश्विनी वैष्णव हैं। और बीजेपी ने राजस्थान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया है, जो कि आज 12 दिसंबर मंगलवार को मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मोहन यादव ने कल सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र स्वीकार कर मोहन यादव को मंत्रिमंडल गठन करने के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि मोहन यादव कल बुधवार 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बात की पुष्टि खुद उन्हीं के द्वारा की गई। वहीं बीजेपी द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर मोहन यादव ने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि यह अपने सभी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी के अलावा पूरे प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। मोहन यादव ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि सबके साथ मिलकर मैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में किए गए कामों को आगे बढ़ाऊंगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम चुनकर कई हित साधने की कोशिश की है। बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद से विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पार्टी ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी का मुद्दा लगातार उठा रही है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से हैं और उनकी जगह लेने वाले मोहन यादव भी ओबीसी से ही आते हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि उनकी नियुक्ति के जरिए बीजेपी की नज़र बिहार और उत्तर प्रदेश पर है। जानकारों के अनुसार शिवराज सिंह चौहान के लगातार सीएम रहने से सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, इसलिए नया चेहरा लाकर बीजेपी उसे थामने की कोशिश में है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए 3 विधेयकों को वापस ले लिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले संसद में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किया था। और इन तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की चयन समिति के पास भेज दिया गया और समिति से 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। वहीं अब संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद ही सरकार द्वारा इन तीनों विधेयकों को वापस लिया गया है और समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इन तीनों विधेयकों के नए संस्करण तैयार किए जाएंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की साजिश रची है। दरअसल राज्यपाल जब एक कार्यक्रम में शिरकत कर वापस लौट रहे थे, तब उन्हें स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, जिसे लेकर गुस्साए राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए यह साजिश रच रहे हैं, जैसा उन्होंने कुन्नूर में किया था। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि यह मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ही साजिश का हिस्सा हो तो पुलिस भी क्या कर सकती है। न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता राज्यपाल के वाहन तक पहुंच गए थे और उस पर अपने हाथ पटक रहे थे। इसके बाद राज्यपाल गाड़ी से उतरे और प्रदर्शनकारियों को चुनौती देते हुए नजर आए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सवाल किया कि क्या इसी तरह का सुरक्षा कवर उन्हें दिया गया है। खान ने पूछा कि क्या किसी को
इस तरह मुख्यमंत्री के वाहन के पास पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी तबाह होती नजर आ रही है। केरल के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री विजयन पर लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इस पर प्रतिक्रिया दी है। जहां कांग्रेस ने इसे काला दिन करार दिया तो वहीं बीजेपी ने कहा कि वह ऐसी गुंडागर्दी पर मौन नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि यह राज्य के इतिहास का काला दिन है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा वाहनों की रफ्तार धीमी करवा दी थी ताकि प्रदर्शनकारी राज्यपाल के वाहन तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि मैं और भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी पर मौन नहीं रहेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। डीप फेक के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए कई एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच एक 3 दिवसीय GPAI शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि आज मंगलवार 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बता दें कि इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इसमें 30 देशों के अतिरिक्त सऊदी अरब भी हिस्सा ले रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीप फेक के मामले में सदस्य देशों की चिंता समान है। सभी देश इसके बढ़ते दुरुपयोग के प्रति चिंतित होने के साथ इस पर रोक लगाने की इच्छा शक्ति रखते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार AI पर एक बहुदेशीय सर्वसम्मति आधारित घोषणा पर काम कर रही है। हम एक घोषणा पत्र पर बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम आम सहमति पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सदस्य देश भी चाहते हैं कि इसके दुरुपयोग को कम करने के लिए व्यापक सहमति बने। दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में कल सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि अदालत द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत को 10 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने ED की ओर से दायर एक आवेदन पत्र पर सिसोदिया और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल ED ने इस आवेदन पत्र में मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी है। वहीं इस पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने आरोपियों को 10 जनवरी तक का समय दिया है और साथ ही अदालत ने ED को 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई से पहले आरोपी व्यक्तियों को 540 पन्नों के अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि मामला फिलहाल दस्तावेजों के जांच के चरण में है और इस फेज के समाप्त होने तथा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होगा। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के अन्य नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान ED द्वारा उनकी याचिका का विरोध किया गया था और कहा गया था कि उनकी रिहाई से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कार्रवाई को स्थगित करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की थी। अब मामले की अगली सुनवाई आज मंगलवार 12 दिसंबर को होनी है। बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के कारण अब तक 18,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इस्राएली रक्षा मंत्री का एक बयान सामने आया है। इस्राएली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते दौरान कहा कि जब इस्राएल अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा तब गजा में जारी युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बंधकों की रिहाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इस्राएल सैन्य हमले बढ़ाएगा वैसे वैसे बंधकों को रिहा करने के लिए अधिक प्रस्ताव आएंगे और तब हम उन पर विचार करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस्राएली सेना ने जबालिया और शजैया में हमास के आखिरी गढ़ को चारों ओर से घेर लिया है। हमास की जो बटालियन अजय थी और हमेशा इस्राएल से लड़ना चाहती थी, वह आज बर्बादी की कगार पर है। युद्ध के दौरान हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं और वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही गैलेंट ने हमास प्रमुख को चेतावनी देते हुए कहा कि हमास के अधिकारियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिलिस्तीनियों की मौतों और घायलों की संख्या के ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस युद्ध में अब तक 18,205 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और आंकड़ों के मुताबिक इस्राएली कार्रवाई में अब तक 49,605 लोग घायल हुए हैं। इस बीच गजा पट्टी के दूसरे सबसे बड़े शहर
खान यूनिस में इजरायली टैंकों के घुसने के बाद से उनकी कार्रवाई जारी है। ये टैंक लगातार खान यूनिस में अंदर घुस रहे हैं, जो एक काफ़ी जटिल इलाका है। इस इलाके में विशाल इमारतें, दुकानें और घनी आबादी है और यहाँ अभी भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने वहाँ पर्चे फेंककर खान यूनिस में रहने वाले लोगों से अलमवासी नामक इलाके की ओर जाने को कहा है, लेकिन वह एक काफ़ी छोटा इलाका है और वहाँ पर किसी तरह का आधारभूत ढांचा भी नहीं है। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में नागरिक हताहतों की संख्या को सीमित करने के लिए इजराइल पर दबाव डालते हुए इसे सावधान रहने की चेतावनी दी है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हमास से छुटकारा पाने तक हम इजराइल को सैन्य सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि पूरी दुनिया जनता की राय रातों रात बदल सकती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बाइडेन ने कहा कि वह हमेशा इजराइल के नेताओं और सरकारी नीतियों से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन अगर इजराइल नहीं होता तो दुनिया में एक भी यहूदी सुरक्षित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सदन की सारी मर्यादाएं तोड़कर जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से रक्तपात होगा, लेकिन मोदी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि किसी के कंकड़ फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले को लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लंबी बहस हुई और आज फैसला भी आ गया है। फैसले के बाद भी वो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं। गलत तरीके से धारा 370 हटाई गई। शाह ने कहा कि इनको मैं नहीं समझा सकता, लेकिन हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। कश्मीर से अधिक मुसलमान यूपी, बिहार और गुजरात में हैं। क्यों वहाँ अलगाववाद नहीं हुआ? राजस्थान की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की भी लगती है, लेकिन नहीं हुआ। कश्मीर में इसलिए हुआ क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी। इसके साथ ही अमित शाह ने आगे कहा कि अभी भी आर्टिकल 370 थोपने के फैसले को गलत नहीं माना तो संसद में जितने बचे हो उतने भी नहीं बचोगे। अमित शाह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले 37 सीटें थी, अब नए परिसीमन आयोग के बाद 43 सीटें हो गई हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं और अब वह 47 हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं, क्योंकि पीओके हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्षी दलों की बड़ी हार है। दिल्ली का लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। इस बीच आज मंगलवार को भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों का AQI 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के आनंद विहार का AQI आज मंगलवार सुबह 351 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर का 376, विवेक विहार का 368 और RK पुरम का AQI 355 दर्ज किया गया। हालांकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का कहना है कि दिसंबर में बीते 5 साल की तुलना में साल 2023 में सबसे कम दैनिक औसत AQI दर्ज किया गया है। आयोग के मुताबिक इस साल इस अवधि के दौरान एक भी दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल एनसीपी के शरद पवार आज 83 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं और वह राजनीतिक कंपटीशन के बावजूद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और साथ ही उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। उनके जन्मदिवस के मौके पर उन्हें बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, शरद पवार को उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया है। बता दें कि कैश फॉर क्वायरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। वहीं टीएमसी सांसद ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है।
कथित झारखंड भूमि घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है। ईडी ने सीएम सोरेन को आज 12 दिसंबर मंगलवार को अपने कार्यालय में पेश होने को कहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी सीएम से भूमि घोटाला मामले में पूछताछ करेंगे। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज मंगलवार 12 दिसंबर को खेला जाएगा। बता दें कि सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया था। वहीं आज दूसरे मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। खबरों के मुताबिक दूसरे मैच में बारिश होने के 45% आसार बताए गए हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस दुआएं कर रहे हैं कि आज के इस मैच में बारिश ना आए। बता दें कि आज का ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि शाम 7:30 बजे शुरू होगा। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 12 दिसंबर को पॉजिटिव नोट के साथ खुली है, जहां निफ्टी 21,000 के ऊपर खुला तो वहीं सेंसेक्स भी 70,000 के ऊपर पहुंच गया। इसके अलावा बैंक निफ्टी 94 अंक ऊपर 47,408 पर खुली। खबरों के मुताबिक बाजार की इस तेजी में मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंकिंग शेयरों का योगदान है और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।